नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉइचे वेले हिंदी। मेरा नाम है ईशा भाटिया सानन और मेरे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की स्पोक्सपर्सन हैं, राज्यसभा में एमपी हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं इन्हें। और हम मौजूद हैं इस वक्त म्यूनिक में। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है और आप भी यहाँ वही अटेंड करने आई हैं। बहुत कम देखा जाता है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ का इतना रिप्रेजेंटेशन हो। आज एक पैनल था जिसमें भारत के, अमेरिका के और जर्मनी के विदेश मंत्री एक साथ थे एक मंच पर। कैसे देखती हैं आप इसे? मैं कहूँगी कि इसमें दिख रहा है किस तरीके से जो एक्सक्लूजन था ग्लोबल साउथ का, अब उनके ध्यान में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ग्लोबल साउथ के को एक्सक्लूड कर कर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो मैं कहती हूँ खास करके इंडिया ने अपनी भूमिका निभाई है कोविड के समय, कोविड के बाद जिस तरीके से हमने कोविड वैक्सीन्स पूरी अपने आस पड़ोस सब जगह दी, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दी, हमने वो काम किया है। जान रहे हैं कि अलग अलग जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं, तो इंडिया किस तरीके से एक स्टेबिलिटी ला सकता है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट भी स्टडी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं मानती हूँ कि इंडिया को खास करके देखा जा रहा है। और ग्लोबल साउथ में जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, पॉवर्टी को ले लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट को देख लीजिए, एसडीजी गोल्स को देख लीजिए, तो पूरी दुनिया में जो एसडीजी गोल्स सेट किए हैं, अगर वो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाएं और ग्लोबल नॉर्थ उसकी जिम्मेदारी ना ले जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो मैं मानती हूँ कि यह ग्लोबल साउथ के साथ एक खिलवाड़ होगा। बट दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट इज़ नाइस टू सी मोर पीपल हियर, मोर एशियंस बीइंग रिप्रेजेंटेड, सो इट्स अ गुड फीलिंग। आप ऑपोजिशन में हैं, ये सवाल मैं सरकार से पूछूं या ऑपोजिशन से पूछूं, जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो मुझे लगता है एक ही जैसा जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि एक कंटिन्यूटी होती है। फॉरेन पॉलिसी साइलोज में नहीं होते हैं, और फॉरेन पॉलिसी मैं मानती हूँ कि देश को लेकर और देश हित को लेकर जो भी सरकारें आई और पास में कांग्रेस रही, हम लोग आपस में डोमेस्टिकली हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो आपने काम किया है ये सही नहीं है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। पर जब मैं मानती हूँ देश के बाहर जाते हैं और एक निर्णय सरकार ने ले लिया होता है, तो जो भी सरकार उस समय पे जो बैठी हुई है, जो देश हित में मानती है, वो काम करते हैं। तो हम लोग, हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट में, हम बहुत सरकार से चर्चा करते हैं, सरकार पे कटाक्ष भी करते हैं, सरकार कभी कभी हम पे कटाक्ष करती है, तो पर ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी है। पर मैं मानती हूँ एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ना कि साइलोज के, क्योंकि हम उस समय पे थे, हमें इस तरीके से करना चाहिए था। इट डज नॉट हेल्प द नेशन ऑल्सो। तो फिर उस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ आप लोग एक मत नहीं हैं। फार्मर प्रोटेस्ट पे शिवसेना की क्या राय है? हमारे बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से किसानों की दिक्कतें चल रही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी सरकार उन्होंने बनाई थी तो काफ़ी वादे हुए थे, और कोई भी सरकारें, इफ़ यू लुक 75 साल में भी सरकारें देख लें, कहीं ना कहीं जो उनका हित था उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रायोरिटी थी कि हाँ अन्नदाता, फार्मर्स, ये सब, और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये उम्मीद थी कि किसानों की भी बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको सेंसिटिवली देखना चाहिए, इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट इंगेज करती है फार्मर्स के साथ, उनको एंटी नेशनल बता देना, कोई सेक्शंस उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, चयन होता है, जो अवॉइड करना चाहिए। तो डायलॉग इज़ इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अभी वो डायलॉग आप देख रही हैं, हमारा इंडिया में प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं उसको लेकर, कहीं ना कहीं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर प्रॉब्लम है। तो ये रेजोल्यूशन, रोज़ मीटिंग्स भी हो रही हैं, उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू होगा। तो अन्नदाता से एंटी नेशनल या आंदोलन जीवी जो है, राज्यसभा में इतना स्पेस होता है आपके पास कि इन चीज़ों पर चर्चा कर सकें? देखिए, अब मैं कहूँगी कि राज्यसभा में भी काफ़ी चर्चे के विषय ऐसे थे जहाँ हमें लगता था कि होने चाहिए, और विपक्ष में होने के नाते जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उनको लगता था उनको नहीं मिल रहा है। अरुण जेटली जी मुझे याद है कहते थे डिस्ट्रप्शन इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें भी लगता है कभी कभी कि अगर हमारा मुद्दा सबसे पहले नहीं आए, हमें प्राथमिकता नहीं दें, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे प्रहार हो रहा है या हमें समय नहीं दिया जा रहा है। बट अगेन, प्रोसीजर होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, और उम्मीद करती हूँ सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी। और इतने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं इट शुड नॉट गो आउट ऑफ हैंड। हमने देखा वो 3 फार्म बिल्स जो हुए थे उसको लेकर 1.5 साल तक प्रोटेस्ट हुए, फिर जाकर वापस भी कानून लिए गए। तो देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट दैट यू हैव टू बिल्ड। अभी ट्रस्ट डेफिसिट है, दैट शुड बी द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट शुड बी स्पीकिंग अबाउट इट। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे हैं,
यहाँ भी होते हैं, जर्मनी में होते हैं, यूरोप में होते हैं, और प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार माना जाता है। तो टैग नहीं किया जाता आपको कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। यहाँ भी सड़कों पर ट्रैक्टर्स निकलते हैं, हमें भी दिक्कतें होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, हम भी नहीं पहुँच पाते हैं दफ्तर, लेकिन फिर भी डिबेट जो है वो अलग तरह का होता है। तो शिवसेना के पास कोई रोड मैप है जो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सके कि आप इस राह पर चल कर देखिए? नहीं, रोड मैप कहेंगे तो जब महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी हमारी, सबसे पहला जो हमने काम किया था उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने, सबसे पहले उन्होंने किसानों को राहत दी थी उनके लोन को लेकर। जहाँ तक 2 लाख रुपए का कर्ज था, उनकी कर्ज माफ़ी की थी, तो वो हम कर चुके हैं। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बैंक लोन्स, जैसे वो जब फिनेंस लेने जाते हैं, वो सबसे बड़ी मार जो उनको पड़ती है वो प्राइवेट मनी लेंडर्स से लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। तो वी वर बिल्डिंग ऑन दैट। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार गिर गई, पर महाराष्ट्र के जो किसानों की दिक्कत है और जो पंजाब के किसानों की दिक्कत है, मैं कहूँगी कि बहुत अंतर है उसमें भी। तो आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दिक्कतें टोटली डिफरेंट हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। तो कहीं ना कहीं वो जो असमंजस है, मैं कहती हूँ हमने तो कर दिखाया महाराष्ट्र में उनकी दिक्कतों का। एंड वी डू फेस, महाराष्ट्र ऑल्सो फेस अ फार्मर इशू, फार्मर चैलेंज, पर वो अलग अलग चैलेंज है, वो सुसाइड रेट उसमें ज़्यादा है। तो उसको कैसे टैकल करना है, आई थिंक हमारा तो बस यही होगा, किसानों को सुनो, अन्नदाता हैं आपका, आपके 4 मजबूत स्तंभ जो आपने कहे थे कि आप उन पर ध्यान देंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए, जो वो कह रहे हैं सुनिए। एक मैं कहती हूँ संवाद होना चाहिए, और संवाद कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट के चलते मिसिंग है। दूसरे मुद्दे पे चलते हैं जो भी इंटरनेशनली सुर्खियां बटोर रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ध्यान है, और दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। क्या कहेंगी? सरकार के फेवर में तो नहीं आया है फैसला, इलेक्शंस बहुत दूर नहीं हैं, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जब इंट्रोड्यूस भी हुआ था, उस पर काफ़ी प्रश्न उठे भी थे कि और काफ़ी चेंजेस लॉ में भी किए कि आप अनलिमिटेड डोनेशन हो सकते हैं, आपका नाम भी नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंसी जो होती है एक डेमोक्रेसी का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये देश में ही नहीं दुनिया भर में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में आकर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी को हार्म करता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो निर्णय आया है, जहाँ पे पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया है, और पूरा जो चर्चा का विषय है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि जो भी डोनेशंस मिले हैं 2019 के बाद के, वो सब लिस्ट करिए, किस किस पार्टी को गए हैं, कहाँ गए हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे कौन सी पार्टी को गए हैं, वो काफ़ी क्लियर है कि जो पार्टी रूलिंग है उन्हीं को गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये एक चर्चा का, बड़ा चर्चा का विषय होगा। 13 मार्च को ये सारी लिस्ट जनता के सामने आनी है। तो आपको लगता है सरकार मानेगी, सारी लिस्ट आएंगी? उन्होंने चैलेंज तो नहीं किया है अभी, और बात यही कह रहे हैं कि चैलेंज नहीं करेंगे, अगली जब इलेक्शन के बाद सरकार आएगी तो उस पर निर्णय लेंगे। और 13 मार्च is a date which has been decided by the Supreme Court. So I believe, and I would hope in the spirit of the judgment, and keeping in mind that judiciary, legislative and executive are independent, aligned bodies working for a democracy, they will respect that decision. तो चुनाव की जहाँ तक बात हो रही है, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर शिवसेना का क्या स्टैंड है? देखिए, शिवसेना, क्योंकि मैं ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नहीं बात करूँगी, पर शिवसेना भुक्तभोगी है। शिवसेना पहली पार्टी बनी दुनिया के इतिहास में, मैं तो देश का इतिहास भी नहीं कहूँगी, पहली पार्टी बनी कि जहाँ पर पूरा पार्टी काडर एक नेतृत्व चाहता था। पूरा पार्टी काडर ने लाखों की संख्या में एफिडेविट दिए इलेक्शन कमीशन को। 10 शेड्यूल के अंतर्गत सारा काम किया गया। ये कहा गया कि अगर 2/3 स्प्लिट कहते हैं, 2/3 स्प्लिट काडर से लेकर, ऑफिस बेरर से लेकर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर सबसे ऊपर होते हैं। तो भारी संख्या में एफिडेविट दिए, उन्हें कुछ हज़ारों में दिए, हमने लाखों में दिए। हमारे पूरा पार्टी काडर हमारे साथ है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ उस साइड निकल कर गए हैं, पर भारी संख्या में हम हैं। पर फिर भी एक ऐसा निर्णय लिया गया जहाँ पे पार्टी सिंबल, और इसलिए कह रही हूँ दुनिया की पहली पार्टी होंगी जहाँ पार्टी सिंबल और पार्टी नाम हमसे ले लिया गया। और एक ऐसा सेंटिमेंट है, और ये सेंटिमेंट मेरा है कि चोर आकर आपके घर में चोरी कर जाए, आप पुलिस स्टेशन जाओ कि आप हमारे साथ न्याय हो, इंसाफ दीजिए। वो कहते नहीं, जो भी सामान चोरी हुआ है वो पुलिस, ये चोर का ही है। आपने उसको लेजिटिमाइज किया। पार्टी सिंबल की बात करें, पार्टी मेंबर्स भी चोरी हो जाते हैं। हाँ, अब तो सब कुछ ही पॉसिबल है, तो हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है देश में भी कि आने वाले समय में हम
क्या, बिकॉज देखिए मैं राजनीति से नहीं आई हूँ, मेरा परिवार राजनीति से नहीं है, तो मैं जब आई थी राजनीति में ये सोच करके हम एक तरीके का बदलाव लाएंगे, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अपने आगे वाली जनरेशन के लिए मैं क्या छोड़ कर जा रही हूँ। भले ही मेरा ये पहला टर्म है, पर इस टर्म में भी मैं क्या ऐसा कर कर जा रही हूँ जहाँ मेरी आने वाली जनरेशन कहे येस शी फॉट फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन। सो दोज आर चैलेंजेस। तो इसके बाद शिवसेना के बाद फिर हमने एनसीपी के साथ देखा है, तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, जो एक नया कानून के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, 1 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 1 लीडर ऑफ अपोजिशन डिसाइड करेंगे कि कौन है। अगर एलओपी नहीं आता है, आपके पास कोरम ऑलरेडी है, एंड यू कैन डिसाइड हु द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टर बिकम्स। सो दोज आर थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग फॉर, एंड आई एम होपिंग दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल। इफ आई कुड जूम आउट अ लिटिल, आप कांग्रेस में थी, शिवसेना में आई, वॉट एवर मे बी द रीज़न, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल। जनरली जब आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, जब आप यंग होते हैं, एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप लीडरशिप के अंडर कुछ सीखते हैं, सीनियर लीडर्स से कुछ सीखते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाते हैं, एंड देन व्हेन यू स्विच एज इफ़ यू वर स्विचिंग अ जॉब, तो एक जनता के लिए वो किस तरह का होता है कि वो आप पर भरोसा कर पाती हैं या नहीं, और दूसरा पार्टी के लिए वो कैसा होता है, क्योंकि मेरा निजी मानना है कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है कि आपने इन्वेस्ट किया किसी में जो आपका फ्यूचर लीडर शायद बन सकता था, और वो आपको छोड़कर चला गया, उसकी वजह जो भी हो, कि ट्रस्ट नहीं था, जो भी उसको वो मिला नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। सबसे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था कि जो मुझे मिलना था मिलना नहीं चाहिए था। मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कह रही हूँ। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये सवाल एक्चुअली अगर अब अशोक चौहान जी से पूछें तो ज़्यादा सेंस बनता है, जिन्होंने 40-50 साल चीफ मिनिस्टर बने रहे, पावर मिनिस्टर बने रहे, ऑल द मिनिस्ट्री पॉसिबल चीफ बने रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे। अगर उनसे ये सवाल पूछें तो ज़्यादा ठीक लगता है। मैं एक ऐसी सिंबल बन गई हूँ कि नहीं, I'm not, that's what I said, I'm not getting personal. No, I'm not at all, not personal. It is something that I have been addressing a lot over the years. I'm now, this is my 6th year in the Shiv Sena. I've been 10 years in the Congress party, 6th in the Shiv Sena. But I'm still answering the question of a decision I had taken 6 years ago. But I'll tell you, ideology क्या होती है? एक पार्टी ने इन्वेस्ट किया, हमने भी अपना समय इन्वेस्ट किया, पार्टी ने हम पे उम्मीद जताई, हमने उस उम्मीदों को पूरा किया। हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन बस ये थी कि हमारी जो इज़्ज़त है, हमारा जो सम्मान है, वो हमें मिले। मेरी लड़ाई सिर्फ इज़्ज़त और सम्मान की थी, ना कि कोई एमपी पद के लिए, ना एमएलए पद के लिए, ना एमएलसी, ना, या आप सोचिए जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भी नहीं है आईसीसी के संगठन में। तो मेरी लड़ाई सम्मान की थी, और मैंने सोचा अगर नहीं है तो मैं वापस महाराष्ट्र जाऊँ, महाराष्ट्र में काम करूँ, और वो मुझे करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और मैं कर रही हूँ। रही बात आइडियोलॉजी की, कि क्या मैं अपने प्रिंसिपल से हट गई? क्या मेरी पार्टी ने, जिस पार्टी में मैं गई, क्या उन्होंने मुझसे ये अपेक्षा रखी कि आप अपने प्रिंसिपल से हटिए? बिल्कुल भी नहीं। उस समय वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे। मैंने कहा ये कितना मेरे लिए अटपटा होगा कि मैं सडनली बीजेपी की वाह करने लगा। तो पार्टी ने मुझे एक ही चीज़ कही, और मैं पार्टी लीडरशिप की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि हम लोग अलायंस में हैं, हम उनके स्लेव्स नहीं हैं, एंड तुम उनकी प्रवक्ता नहीं हो, तुम हमारी प्रवक्ता हो। So when you speak with the conviction that you bring to the table. And sooner or later, as luck would have it, Congress और Shiv Sena and NCP came together और उन्होंने सरकार बनाई। तो मैं नहीं मानती हूँ कि मैंने कहीं भी आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो मैं 2019 से पहले बोलती थी, 2019 के बाद बोल रही हूँ। जो चीज़ें मुझे इस सरकार की अच्छी लगती हैं मैं बोलूँगी, खुल के बोलूँगी। अगर उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जयशंकर जी की कुछ ठीक लगती हैं तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। जैसे अभी रिसेंटली कतार से हमारे 8 जो नेवी के पर्सनल थे जिनको डेथ रो पे डाला हुआ था, वो वापस सक्सेसफुली इंडिया लाए गए। सो ये हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। तो देश हित में जो भी चीज़ होगी हम लोग करेंगे। सो आई हैवंट मूव्ड अवे फ्रॉम आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक द बिगर क्वेश्चन वुड बी, अ लॉट ऑफ नेम्स हैव बीन हियरिंग ऑफ पीपल हु आर स्विचिंग नाउ फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। द मेजर क्वेश्चन शुड बी ऑफ द कांग्रेस कि जो लोग 40-50 साल सब कुछ पाकर भी जा रहे हैं, क्या कारण रहा होगा? हमने तो मेरा सवाल तो बियॉन्ड पार्टी लाइंस है। आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं आपके बारे में नहीं, मैं मतलब इट कम्स फ्रॉम अ वेरी क्यूरियस स्पेस कि अगर आप एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं, जॉब में आई स्टिल अंडरस्टैंड, लेकिन जब आपने इतना इन्वेस्ट किया होता है पर्सनली भी, और उसके बाद आपको एक नई जगह अपनी जगह बनानी होती है, तो
आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नहीं, मैं आपसे एक चीज़ तो चलिए मैं कहूँ अगर, एंड आई विल हैव टू कंपेयर इट टू अ जॉब सिंपली बिकॉज आप एक जगह काम कर रही हैं, आप आई एक पियून की पोजीशन में, मैं कहती हूँ एकदम पियून के पोजीशन पे आप आए हैं, 1 साल आप बहुत अच्छा काम करती हैं, 2 साल करती हैं, तीसरे साल आप सोचती हैं कि कुछ तो हमें दिखेगा, लेकिन आप वहीं रह जाते हैं। पियून से आपको कहते थे अच्छा चलो हम आपको सीनियर पियून बना देते हैं, सीनियर पियून बना दिया गया, फिर उसके बाद आप क्या, और फिर आपके साथ बेइज्जती हो, आपके साथ कहा जाए कि अरे तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी नहीं है, तो लगता है कहीं ना कहीं कि हमने जिस मन से, हमने पूरे तन मन धन से हमने काम किया, धन तो नहीं था, तन मन से काम किया, तो कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। देखिए जो भी राजनीति में आता है ना, और मैं तो क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ मैं राजनीति से नहीं हूँ, जो भी राजनीति में आता है वो एक कन्विक्शन से आता है कि हमें किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। सोसाइटी में तुम कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, जहाँ तुम्हारी पार्टी तुम्हें एक्नॉलेज कर रही है और तुम कह रही है जिम्मेदारी तुम्हें दे रही है, जिम्मेदारी तुम्हें दी है क्लर्क लेवल की, और तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि अब थोड़ा हमने इतनी तो है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो रिकग्नाइज़ करने की, तो जहाँ ये डिस्कनेक्ट आता है, अब आप, मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी में देखिए, उनके काडर को आप देखिए कि अगर वो डिसअपॉइंटेड भी है वो दूसरी तरफ नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं, और मैं आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हु आई एम मैनेजिंग देम, और मे बी दे आर इंस्टिलिंग दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि यू नो देयर इज नो फ्यूचर बियॉन्ड वेयर यू आर, so those are things, perhaps it's a case study for everyone to understand, and where another national party which is the Congress party, where is it going wrong in retaining its people? कितने, I mean, अभी आप देखेंगे, हंसती हूँ कभी कभी कि बीजेपी के जो MPs हैं, कितने तो over 100 MPs तो फॉर्मर कांग्रेसमैन हैं, और आने वाले समय में भी काफ़ी MPs होंगे। वहीं से ही आया था ये मेरा सवाल। तो खैर आखिरी सवाल, एंड आई थिंक यू विल नॉट बी सरप्राइज, बहुत ऑब्वियस सवाल होगा आपके लिए कि इंडिया अलायंस का क्या हाल चल रहा है, क्योंकि अब तो बीजेपी का नारा हो गया इस बार 400 पार, तो एक्सेप्ट कर ली है डिफीट ऑलरेडी? नॉट एट ऑल। 400 पार कहाँ से होंगे? मैं कहती हूँ अगर कोई पर स्टेट वाइज भी कैलकुलेशन करे, आप कोई भी राज्य में जाइए, आप कहीं अरे राजस्थान से लाएंगे, राजस्थान से कितने मैक्सिमम पे चले जाएंगे? आपने सारी सीट्स जीती हैं। उत्तर प्रदेश जाएंगे, चलिए उत्तर प्रदेश में आपने जो भी सीट्स पाई, आपको 5-6 सीट ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मध्य प्रदेश में आपने सारी सीट्स पाई एक्सेप्ट फॉर छिंदवाड़ा, हो सकता है अब छिंदवाड़ा भी आपकी तरफ आने लग जाए। मेरा, आई वुड से, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वन थिंग, कि इंडिया अलायंस जितना भी अलग थलग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जनता इन जो ऑपोजिशन है वो उनके मुद्दों को देखेगी, क्या आप तुम मुद्दे दे रहे हो। और कभी कभी सरप्राइजिंग वर्डिक्ट्स आते हैं, ऐसे एक बार इंडिया शाइनिंग कैंपेन हुआ था, एंड आई बिलीव ऑपोजिशन टोटली गिवन अप कि कुछ होने नहीं वाला है, बट दिस टाइम यू नॉट गिविंग अप। नो, वी आर नॉट गिविंग अप, आई थिंक बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू गिव इट आवर बेस्ट फाइट, दिस इज़ आवर कमिटमेंट टू इंडिया, भारत, आवर देश, कि अगर आप हमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी दें, इतनी मजबूती से दें कि हम इस सरकार से प्रश्न पूछ सकें, और अगर आप हमें सरकार की जिम्मेदारी दें, सरकार में लाने की जिम्मेदारी दें, तो इस विश्वास से दें कि जो भी हम मुद्दे लाएंगे वो जनहित के मुद्दे होंगे, मनहित के नहीं होंगे। एक है मन की बात, एक है जन की बात। वो डिफरेंस जो होगा वो अब आने वाला समय तय करेगा, बट लाइक आई से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है और इसे हम साइन की तरह लेते हैं कि अब इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि कब तक हेलीकॉप्टर चलेगा और कब तक आवाज़ ठीक से आपको नहीं आएगी उसकी गारंटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और इतनी ठंड में यहाँ बैठने के लिए। मैं कांप रही हूँ, आप उतना नहीं। Yeah, it's pretty good. The heat is pretty good. Right. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.